चलिए स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। साउंड चेक कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन आप लोगों ने सॉल्व कर ली जो थे कल वाले। स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। साउंड क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है डाउट में, वहां से शुरू करते हैं। पेज नंबर 64 पे आ जाओ। अच्छा अभी कर रहे थे वो, अच्छा ओके। अच्छा तो जो कल होमवर्क में दिए थे वहां से पहले देख लो, उसमें कुछ है डाउट? सारे बन गए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो फिर अब जहां से बाकी है वहां से देख लेते हैं। 15, 13 ये दिया था ये वाला कि दिया था? ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है? पूरा सम हम्म ईआर 8 लाख आ रहा है, तो एनुअल रेंट कितना चार्ज कर रहे हैं? एक मिनट, 30 नवंबर तक लेट आउट किया हुआ है, 75,000 पर मंथ का रेंट है। तो ये हो गए 8 महीने, 8 महीने। तो 8 महीने के हिसाब से होगा 6 लाख रुपए। ओके आगे बोला अक्टूबर नवंबर का रेंट रियलाइज नहीं हो पाया, तो वो दो दो महीने का हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो 6 लाख में से 1,50,000 माइनस करो, तो 4,50,000 जो है वो आपका रिमेनिंग रेंट होगा, वैसा है जो रियलाइज हुआ ए आर। अब ये कंपेयर करने जाएंगे ई आर के साथ, तो ई आर ज्यादा है। फिर रीजन आएगा इज द रीजन वैकेंसी। अब यहाँ पे वैकेंसी वाला पॉइंट है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको एनुअलाइज रेट भी एक बार गिनना पड़ेगा। 75,000 के हिसाब से अगर पूरा साल लेट आउट होता, क्योंकि बाकी का वही है ना, वैकेंसी है ना। नहीं इसमें बोला एंड शी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो फिर बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, तो उसको वैकेंसी में काउंट नहीं कर सकते। तो फिर तो ईआर ही बेस बनेगा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी वाला पॉइंट भी नहीं मिल सकता। अगर बाद में वेकेंट पड़ा रहता और कोई किराएदार नहीं आता, तो बोल सकते थे कि भाई नवंबर के बाद वैकेंसी है तो उसका बेनिफिट 4 महीने का मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया मतलब वैकेंसी नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डायरेक्टली जो ई आर है उसी को बेस बनाना पड़ेगा। रीजन बीइंग ए आर इज लेस देन ई आर एंड द रीजन इज नॉट वैकेंसी। तो जीएवी विल बी इक्वल टू ई आर, जो अपना चार्ट बोलता है वो। और उसमें से फिर आप म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दो, डिडक्शंस क्लेम कर लो, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। बोलो समझ आया? और कोई पॉइंट इस सम में बाकी? ठीक, आगे इलस्ट्रेशन 14 दिया था क्या मैंने होमवर्क में? हो गया वो? कहाँ से बाकी? 15 से बाकी? ओके चलो, तो 15 वाला देख लेते हैं क्या है। ये को ओनरशिप वाला पॉइंट है, इसलिए बाकी रखा था। दो दो सिस्टर्स हैं, दोनों का प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा है, 50% ईच। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1 अप्रैल 1999। चलो ठीक है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। प्रॉपर्टी है 7 equal units and is situated in Bangalore. During FY 23-24, each of the co-owner occupied 1 unit each, and the balance were let out at a rental of 20,000 per month per unit. Municipal value was rupees 7 lakhs, and the municipal taxes are 10%. Interest payable on loan taken for construction was 4 lakh rupees. One of the let out units was vacant for 6 months in a year. सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा डिवाइड करके। अभी 7 यूनिट्स है ना, तो उसके हिसाब से पहले डिवीजन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसमें। देखो एक यूनिट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा यूनिट भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाँ, इसके बाद जो बाकी 5 हाउसेस है ना वो लेट आउट किए हुए हैं। 5 में से 4 जो है वो पूरा साल के लिए लेट आउट है, और एक हाउस जो है ना उसमें वैकेंसी है। कितने? 6 मंथ्स, और ये लेट आउट है। समझ आए? ये सारी चीजें दे रखी, तो आपको इसी बेस पे अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरे सम का। इन्होंने स्टैंडर्ड डेटा दे रखा है पर यूनिट,
अगर हम बात करें तो जो रेंट है वो है 20,000। ठीक है, वैसा रहेगा। और पूरी प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है 7 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आप उसको पर यूनिट डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की म्यूनिसिपल वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। है ना, पर यूनिट गिनेंगे तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू हमेशा पूरी प्रॉपर्टी की होती है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पर यूनिट। एक प्रॉपर्टी है उसमें 7 यूनिट्स है, म्यूनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की होती है, अंडरस्टूड सी बात है। म्यूनिसिपल टैक्स के लिए उन्होंने बोला 10%, इसका 10%। तो पर यूनिट जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो 10,000 रुपए। ये सब डेटा तो आपको मिल चुका है। अब इसके बेस पे करना है कैलकुलेशन, फाइनली फाइन क्या करना है। नेक्स्ट पेज पे, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ईच सिस्टर अज्यूमिंग दे पे टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। ठीक है, तो सब कुछ बेसिक अजम्पशन मानते हुए ही सॉल्व करना है। अब अलग अलग कैलकुलेशन अगर कर ले तो इसकी एनुअल वैल्यू 0, ये वाला जो हाउस है इसकी एनुअल वैल्यू भी 0, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एनुअल वैल्यू 0 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आएगा नहीं, लेकिन 24B का इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आ सकता है ना। 4 लाख रुपए इंटरेस्ट भरा हुआ है, उसका डिडक्शन तो आएगा। बट वो लास्ट में क्लेम करते हैं, पहले सबका ए भी निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये जो लेट आउट वाला हाउस है इसका कैलकुलेशन करना, 4 हाउसेज है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा। जो एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल का वो है 1 लाख रुपए, जो एक्चुअल रेंट कलेक्ट हो रहा है वो है 20,000 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने का, 2,40,000। ठीक है, डेटा सही है। अब ए आर जो है दैट इज ग्रेटर देन ई आर, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अपना एक्चुअल रेंट 2,40,000 होगा 20,000 के हिसाब से, और एक्सपेक्टेड रेंट उस यूनिट का कितना है, 1 लाख रुपए पर यूनिट गिन रहा हूँ मैं। तो ए आर तो वैसे भी ज्यादा ही है, तो यही ए आर जो है ये बन जाएगा जीएबी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीएबी में से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। पर यूनिट म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 10,000, माइनस कर दो, कितना आ गया, 2,30,000। ये 2,30,000 जो है ये एनुअल वैल्यू है एक यूनिट की। ऐसे 4 यूनिट है वो ध्यान रखना, ये ऊपर लिखा है मैंने, दिस इज पर यूनिट। अब वैकेंसी वाला केस है, इसमें 6 महीने की वैकेंसी है, तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। देख लो, एक्सपेक्टेड रेंट तो इस यूनिट का भी 1 लाख रुपए ही रहेगा। ए आर की बात करें तो 20,000 के हिसाब से 6 महीने का 1,20,000, ये ऑलरेडी ई आर से ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बन जाएगा जीएबी। जब ज्यादा ही है तो वैकेंसी का कोई इफेक्ट ही नहीं। म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पे 10,000 कर दो माइनस, बचेगा 1,10,000। दिस इज एनुअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं अपन ने निकाल लिए, ये भी सबका आ चुका है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तक जाना है तो इनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, और उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो माइनस होगा। अभी जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसका कैलकुलेशन भी अगर आपको यूनिट्स वाइज करना हो तो भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो 4 लाख रुपए ब्याज भरा है ना पूरा, वो 7 यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वैसा पॉसिबल है। कितना आएगा पर यूनिट देखो, वैसे यार टोटल पे भी क्लेम कर लेंगे तो ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन स्टिल अगर डिवाइड ही करना है तो कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने को क्लेम करना पड़ेगा। तो इतना कैलकुलेशन तो हो गया, आगे देख लेते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। यही लिख देता हूँ तो सही रहेगा। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन आएगा, 57,140 थे। तो ये वाले केस में ना आपको लॉस मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, ये हो जाएगा लॉस। और इस केस में आगे कैलकुलेशन कर लो, पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, और फिर ये 57,143 माइनस करो, और फाइनली बताओ कितना आ रहा है।
2,30,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, तो सबको ही मिलता है, तो वो माइनस कर लो। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। अब इस केस में इसमें भी सेम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो। और बाकी कितना बच रहा है लास्ट में? बाकी सब भी टैली कर लो, आ रही वैल्यूज। कंप्लीट यहाँ तक, आगे देख लें। अब हमें दोनों सिस्टर्स का फाइनली जो भी कैलकुलेशन है वो करना है कि इंडिविजुअली हर को ओनर का क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है। देखो टोटल 4 लाख का इंटरेस्ट है, 2-2 लाख तो दोनों वैसे भी क्लेम कर सकते हैं, को ओनर्स हैं तो। अगर अपन 4 लाख यहाँ पूरा ऐसे डिवाइड कर भी दिया तो कुछ मिस्टेक तो है नहीं। अगर अदरवाइज कुछ और प्रेजेंटेशन करना हो तो हो सकता है क्या? दोनों दोनों में डिवाइड करके क्लेम करें तो भी नंबर्स तो वही आएंगे, तो आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा उसमें। तो ये वाला जो है पार्ट, मतलब फाइनली अगर अपने देखें तो इनकम जो आ रही है उसमें एक अमाउंट है 103,857, 19,857। ये दोनों प्लस करो कितना हो रहा है? और सॉरी 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 सॉरी, एक गलती की मैंने, ये इंटू 4 होगा। 4 हाउसेस का, हाँ यहाँ तक सही है। 103,857 एक हाउस का है, इंटू 4 कितना हो रहा है? प्लस ये वाला हाउस 19,857, टोटल करो। 285। अब इसमें से ना ये दो लॉसेस भी तो क्लेम होंगे। कितना बचा? ये दोनों सिस्टर्स में आधा आधा बटेगा, हाफ कर लो इसको। 3,21,000 है। 160,500 कर लो, ठीक है। ये आएगा पर को ओनर, इतना क्लेम करने को मिलेगा। या मतलब इतनी इनकम मानी जाएगी वैसे, आफ्टर लॉस और सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद वैसे। तो ये कैलकुलेशन है। इनका तो सॉल्यूशन ही कुछ अलग जा रहा है। अनरियलाइज रेंटल ये सब तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। जाने दो, उनके सॉल्यूशन से मैच करने की ट्राई नहीं करेंगे अपन। ये जो दिख रहा है वो अपना सही है, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही जा रहा है। अरे यार मैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स भी ठीक है, पर यूनिट ही गिन लिया, तो यहाँ पे तो क्लेम किया नहीं, हाँ वो पॉइंट भी ठीक है, हाँ सही है। और यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे 10,000 लिया है, तो इंटू 4 हो गया तो पूरा इफेक्ट आ गया। 10-10 हजार यहाँ तो क्लेम करने को मिला नहीं, यहाँ 10-30 और यहाँ 40-70, बराबर। नहीं नहीं ठीक है, सारे पॉइंट सही है। यही फाइनल आंसर है, मैं देख रहा था कुछ रह तो नहीं गया ना। सही, कंप्लीट पता चला। बस तो सम कंप्लीट है यार। को ओनरशिप तो जैसे बोला है वैसे करते जाना, ऐसा और कोई परेशानी नहीं।
अच्छा, इन्होंने, अरे रे रे रे, हाँ, एक डेट वाला पॉइंट है, एक करेक्शन करना पड़ेगा। चलो अपन इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में है जहाँ गलती हो रही है अपनी वो समझ लो। इसमें वो लोन की डेट, प्रॉपर्टी की डेट दे रखी है, द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, वो बोला था। और फिर नीचे ना इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन वो दे रखा है 4 लाख। अब इसमें पंगा ये है कि अपन 2-2 लाख के हिसाब से गिन रहे थे, लेकिन यहाँ मिलेगा 30,000 के हिसाब से, वैसा है। अब इसमें दो सम बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें आप नोट में अजम्पशन ये ले लो जो आपने लिख लिया हो। तो अजम्पशन ये ले लो कि लोन आपका 1 अप्रैल 1999 के बाद का है, तो अपना ये सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। और वो 30,000 वाला जो करेक्शन है वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट पॉइंट ही चेंज करना है, पूरा सम चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये जो आपने सॉल्यूशन किया उसको चेंज मत करो, उसमें खाली नोट लिख लो कि अजम्पशन है कि लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद का है। तो 2-2 लाख रुपए पर को ओनर अपने 4 लाख तक जा सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट स्टेप जो है ना वो चेंज होगा, खाली इंटरेस्ट वाला, ये जो एंट्रीज है ना, ये अमाउंट वाली, ये पार्ट और ये चेंज होगा। ऊपर का सारा आपका कैलकुलेशन काम आ जाएगा। तो नए सम के हिसाब से वापस लिखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर चेंज होगा पूरा फाइनली। मुझे लगा कुछ पॉइंट में स्किप कर रहा हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा, मुझे लगा मैं म्यूनसिपल टैक्स में मिस्टेक कर दी, वो सब सही था, वो डेट में लास्ट पॉइंट में मिस्टेक हो गई। 4 लाख वाला लेते टाइम मैंने देखा, बट डेट पे ध्यान नहीं दिया। ये वाला तो हो गया, चेंज करें। तो देखो 4 केसेस थे ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले 2, लेट आउट वाले 4 यूनिट, और वेकेंसी वाला 1 यूनिट, ये 4 यूनिट थे। एनुअल वैल्यू का डेटा अपन पिछले स्लाइड से ले लेते हैं, एनुअल वैल्यू 0। इस केस में एनुअल वैल्यू क्या थी, 2,30,000, और यहाँ पे 1,10,000, ये तो आ ही रहा था। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा 30% पर यूनिट, तो वो कर देंगे। यहाँ पे कुछ माइनस होगा नहीं। यहाँ पे अब जो इंटरेस्ट वाली बात है उसमें आपको डिडक्शन जो है वो कितना मिलेगा, 30,000 ईच। दो सिस्टर्स है। अब इसको ये भी कर सकते हैं अपन के लास्ट में माइनस करें तो भी चलेगा, इसको अगर अभी इफेक्ट देना नहीं है तो मत ही दो, क्योंकि तो पर को ओनर ही क्लेम करने को मिलेगा, लास्ट में इफेक्ट दे देंगे। तो अभी ना सिर्फ ये माइनस कर दो, और जो अमाउंट आ रहा है वो देख लो। कौन सा, ये वाला? 2,25,000 कैसे आएगा? 30% माइनस करोगे। और ये वाला? ठीक है, ये आ गया। और ये 4 हाउसेस का है, × 4। ये तो इतना ही रहने वाला है, चलो ये माइनस कर दिया। अब इसके बेसिस पे अगर हम वो दोनों सिस्टर्स के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो 6,44,000 प्लस 77,000, टोटल करके कितना हो रहा है? 7,21,000। ओके, ये हो गया टोटल। और कर लो डिवाइड बाई 2, 3,60,500 समथिंग होगा पर पर्सन। और उसमें से अगर वो 30,000 का डिडक्शन इंडिविजुअली क्लेम कर भी ले, तो क्या आएगा, 3,30,500, ये हो जाएगा। एक सेकंड, टोटल मिलेगा 60,000 ही ना, कुछ भी माइनस कर लो। देखो उन्होंने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 4 लाख, ठीक है, लेकिन हमें क्लेम कितना मिलेगा, पर पर्सन 30,000 मिलता है, दो को ओनर्स है, टोटल कितना मिलेगा, 60,000 ये मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया, पहले टोटल इनकम निकाली, उसको डिवाइड बाई 2 किया, तो ये जो अमाउंट है दिस इज पर को ओनर, तो उसमें 30,000 लेस कर दिया, तो पर को ओनर इतनी इनकम आ रही है। तो जो सिस्टर 1 है उसकी भी इतनी इनकम आएगी, और जो सेकंड सिस्टर है उसकी भी इतनी आएगी, सेम हो गया ना वैसा है। तो इसमें 60,000 कर, मतलब 60,000 पूरा ही क्लेम हो गया, मैंने पर पर्सन गिन के फिर माइनस कर दिया वैसे।
आप पहले भी माइनस कर देते यहाँ से तो भी चलता। 721 में से 60,000 पहले ही माइनस कर दो, जो बचा उसको डिवाइड बाई 2 कर लो, तो भी आंसर तो यही आएगा ना। तो कैसे भी गिन लो वैसे। तो बिकॉज वो लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का लिया हुआ है, इसलिए डिडक्शन 60,000 पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। यही अपने जो पहले कर रहे थे, अपन ने 1 अप्रैल कंसिडर नहीं किया था, तो 2-2 लाख करके 4 लाख पूरा क्लेम कर लिया था। तो इसलिए वो इनकम में इतना फर्क आ गया ना वैसा। ठीक है, प्रोविजन समझ आ रहा है? देख लो, कुछ नहीं क्लियर हो तो आराम से बता दो। जितना शांति से आप आराम से उसको समझते जाओगे ना, आपको समझ में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कोई भी सम आएगा तो सेक्शन की कंडीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा बोला है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप उस पर श्योर हो तो अपने आप आंसर बनता है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। आगे देखें नेक्स्ट। अगला कौन सा पेंडिंग रखवाया था? 16th वाला दिया था मैंने? नहीं। तो 16th वाला ही स्टार्ट करते हैं, अपने को समझी खत्म करने। आप एक बार 16th का डेटा तो पढ़ लो। डेटा पढ़ा आपने? देखो, 4 हाउसेज है, डेटा तो सिंपल है, बट चारों हाउसेज की यूटिलिटी अलग अलग है। उसी वजह से वो सम में कुछ थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है। पहला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दूसरा हाउस आपने लेट आउट किया हुआ है फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 91 में, और इसमें 2 यूनिट्स हैं। तीसरा हाउस जो है 3/4 अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो आप, और 1/4 जो है ना अपने मैनेजर को आपने रहने के लिए दे रखा है। और फोर्थ हाउस जो है वो भी लेट आउट किया हुआ है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बाकी आपकी कुछ अदर इनकम भी है, ये सब बोल रखा है। और आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक्चुअली एवाई चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। तो एवाई शुड बी 25-26, बट ठीक है, मतलब लास्ट टाइम वाला ईयर ही कंटिन्यू हो गया, मॉड्यूल में वैसे ही था तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई अमेंडमेंट है नहीं। तो लास्ट ईयर भी यही सॉल्यूशन था, इस साल भी यही सॉल्यूशन है, क्योंकि इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर एवाई 24-25 है भी तो चलता है। एग्जाम में मोस्टली ऐसा होगा नहीं, वो लोग 25-26 ही पूछेंगे। बट कहीं अगर किसी में 24-25 पूछ भी लिया तो अपने सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो वैसे ही करना है।
अब देख लो हाउस के हिसाब से कैलकुलेट करना है। हाउस नंबर 1 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या कैलकुलेशन होगा? एनुअल वैल्यू नील, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू 0। बात खत्म हो गई। अब इसमें से कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, खाली आपको इंटरेस्ट वाला पॉइंट देखना पड़ेगा कि अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पे किया हुआ है तो उसका लॉस अपने इसमें से क्लेम कर सकते हैं, बट डेटा में जैसे दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी 1 में से तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0, सॉर्टेड, वो सॉल्व हो गया। हाउस नंबर 2 देख लो, इट इज लेट आउट फॉर बिजनेस, पर है तो लेट आउट ही ना, वो फॉर बिजनेस बोल के कंफ्यूज कर दिया। अपने बिजनेस के लिए थोड़ी यूज हो रहा है, जिसको लेट आउट किया वो उस जगह का कमर्शियल यूज कर रहा है, वो उसका इशू है। अपने तो रेंट कमा ही रहे, तो हमारे लिए टैक्सेबिलिटी आने वाली है। तो 20,000 रुपए म्यूनिसिपल वैल्यू, या म्यूनिसिपल वैल्यू हाँ वो दे रखी है 20,000। एक्चुअल रेंट आप कितना चार्ज कर रहे हो 14,000 वो दे रखा है। अब इसमें कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा हाउस नंबर 2 में। देख लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हाउस नंबर 2, म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000 और एक्चुअल रेंट 14,000। अब यही तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट होगा, और कुछ तो है नहीं। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन ईआर। क्या कोई वैकेंसी जैसा कुछ है क्या? नहीं। तो फिर हम क्या मानेंगे कि भाई जीएवी जो है अपना वो ईआर हो गया, एंड दैट इज 20,000, तो ये बेस बनेगा। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है, अगर आपने कुछ पे किया है पिछले साल में, कुछ डेटा है उसका 1,000, तो म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे किया 1,000, वो लेस कर लो। ये लेस करने के बाद जो बचा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू 19,000। अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है 30%, तो वो माइनस कर लो 5,700, और ये बाकी बचेगा 13,300, ये होगा। बोरोइंग्स वाला तो कोई पॉइंट है ही नहीं, 24B वाला। तो फाइनली हाउस नंबर 2 से जो आपकी इनकम आएगी वो है 13,300। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। हाउस नंबर 3 देख लो इसके बाद। 3/4 ऑफ द प्रॉपर्टी यूज फॉर योर ओन बिजनेस, इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हो गया ना एक तरीके से, खुद के बिजनेस के लिए यूज होने वाली प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नहीं होती। बट 3/4 ऑफ द प्रॉपर्टी, 1/4 जो है वो अपने मैनेजर को लेट आउट की है। अब ये जो लेट आउट वाला रेंट है ये एचपी में टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में जाएगा? याद है वो केस देखा था कि फैक्ट्री लगाई, वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए, उसका रेंट चार्ज किया, दैट इज इंसिडेंटल टू योर मेन बिजनेस। तो वो तो फैक्ट्री बनाई इसलिए घर बना के देने पड़े, अपना काम थोड़ी ना लेट आउट करने का। यहाँ पे भी सेम है, जो प्रीमाइसिस में बिजनेस चल रहा है वही प्रीमाइसिस में एक रूम मैनेजर को दे दिया, भाई तू यहीं पे रह लेना और किराया दे देना इसका, कहीं और रहेगा तो भी किराया तो लगने वाला है। तो उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो तो पीजीबीपी के हेड में जाएगी ना, क्योंकि वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, वो हाउस प्रॉपर्टी में आती ही नहीं। और ये केस लॉ का डिसीजन है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो हाउस नंबर 3 से आपकी एनुअल वैल्यू अगेन 0। अदर सोर्सेस में वो गई थी, वो तो कॉम्पोजिट रेंट वाला था, जहाँ पे आप एक फर्नीचर के साथ, उसमें अदर सोर्सेज में आता है। हाँ, ये वाला जो है ये फर्स्ट पेज पे केस लॉ लिखा हुआ है, केस लॉ का डिसीजन है, उसमें बोला था कि आपकी रेंटल इनकम अगर आपके बिजनेस से इंसिडेंटल है तो फिर वो एचपी की इनकम नहीं है, पीजीबीपी की इनकम, ऐसा होगा। फिर हाउस नंबर 4 पे आ जाओ। इट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये तो आप सेम तरीके से गिन सकते हैं जैसे अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें कुछ नया पॉइंट तो है ही नहीं। आप देख लो, अभी गिन के देख लो। हाउस नंबर 4 में म्यूनिसिपल वैल्यू 5,600, एक्चुअल रेंट 6,800, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन ईआर, तो एक्चुअल रेंट को ही बेस बनाएंगे, उसमें स्टैंडर्ड उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, जो बचेगा वो एवी, इसमें से फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये सब चीजें आएंगी।
बोलो, क्लियर हो रहा है? तो ये इलस्ट्रेशन 16 भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 बाकी रखा था। हम्म। ये खाली डिस्कस करवाना था इसलिए बाकी बाकी ऐसे कोई पॉइंट्स में कुछ खास नहीं है बहुत ज्यादा। वो थोड़ा बहुत छोटे मोटे खर्चे डाल के ना पॉइंट्स बना दिए उन्होंने। चलिए, यहाँ पे बोला है कि जो प्रॉपर्टी के ओनर है उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल दे रखी है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 80,000 है, लेट आउट किया 120 पे। चलो टेंशन ही नहीं। लोकल टैक्सेस ओनर के मतलब पेएबल है, बट उनका अग्रीमेंट हुआ है कि कौन पेमेंट किसको करेगा। तो मतलब टेनेंट हैज पेड द अमाउंट डायरेक्टली टू द म्यूनिसिपलिटी, मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो ओनर पे नहीं कर रहा है, वो टेनेंट पे कर रहा है। तो ये क्लियर कर दिया। अब जो लैंडलॉर्ड है वो कुछ और एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, जिसमें आपको खर्चे दे रखे हैं कौन कौन से। एक्सटेंशन ऑफ द वाटर कनेक्शन, वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ गार्डनर, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ द स्विमिंग पूल। और उसके बाद कौन कौन से एक्सपेंसेस उन्होंने डिडक्शन के तौर पे क्लेम किए। तो रिपेयर्स और कलेक्शन चार्जेस क्लेम किया, और लैंड रेवेन्यू जो पे किया वो क्लेम किया। अब ये सब खर्चे इन्होंने इतने सारे अननेसेसरी दे रखे हैं, बट ठीक है, उसमें से क्या क्लेम होगा क्या नहीं होगा वो हमें डिसाइड करना है। उन्होंने कुछ भी क्लेम किया वो अलग चीज है, बट हमें क्या क्लेम करना है वो हम डिसाइड करेंगे वैसा है। पॉइंट ये है कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओनर ने किए, रेवेन्यू खर्चे का मतलब क्या होता है कि जो बार बार होने वाले शॉर्ट टर्म उसका बेनिफिट मिलेगा, वो सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन वो अपनी इनकम के सामने क्लेम करेगा। ठीक है, मेंटेनेंस के पीछे उसका खर्चा हो रहा है वैसा, बाकी की चीजें क्लेम करने को नहीं मिलेंगी। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वाटर कनेक्शन के एक्सटेंशन चार्जेस, वाटर चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, इसमें से जो एक्सटेंशन चार्ज है ना, वो एक्सटेंशन चार्ज कैपिटल नेचर का माना जाएगा। वाटर कनेक्शन एक्सटेंशन चार्जेस वन टाइम होते हैं, और वो आपको लॉन्ग टर्म तक एज ए डिपॉजिट आपने दिए होंगे वैसा होगा। लेकिन वाटर चार्जेस, लिफ्ट का मेंटेनेंस, सैलरी, लाइटिंग, वो एवरी मंथ वाला खर्चा है, वो क्लेम कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में अपने स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज हायर। तो भाई 1,20,000 आएगा हायर वाला, बट दिस इज सब्जेक्ट टू एक्सपेंसेस, क्योंकि 1,20,000 में चार्ज कर रहा हूँ तो उसमें मेरा एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने में खर्चा भी हो रहा है, तो वो माइनस करूंगा। तो देख लो सारे खर्चे माइनस हो रहे हैं एक्सेप्ट वो एक्सटेंशन चार्जेस, क्योंकि एक्सटेंशन चार्जेस कैपिटल नेचर के होते हैं। ये सब माइनस करने के बाद जो फाइनली बचेगा वो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इतना ही पॉइंट है। ठीक है, तो ये पार्ट नया था इसलिए मैंने बाकी रखा था, बाकी सब में कुछ नहीं। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा क्या? रीजन बीइंग के ओनर ने पे नहीं किया, टेनेंट ने पे किया, माइनस होगा नहीं। तो यही अमाउंट नेट एनुअल वैल्यू बन जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो 30%, वो तो फ्लो आपको पता ही है ना, वो नया नहीं है। तो ये सब माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 18। ये दिया था कि बाकी रखा है? बाकी, चलो डेटा देख लेते हैं। सेम पैटर्न है वैसे, उसमें भी वही है, किसने क्या पे किया उस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो खुद से, भले टिक कर लो, अभी टाइम नहीं देंगे चलेगा, घर पे एक बार कोशिश कर लेना। इलस्ट्रेशन 19 बाकी। अच्छा, टोटल इनकम वाली कैलकुलेशन है इसीलिए। डिडक्शन और ये सब वैसे अपना तो बाकी है अभी, ये सब टॉपिक्स पढ़े हुए नहीं। थोड़ा बहुत मैं बताता जाऊंगा तो आपका आंसर तो आ जाएगा, पर देख लेते हैं अभी, वर्थ है तो सॉल्व करें, नहीं तो नहीं करते।
मेन तो इसमें वो कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, उतना गिन लेते हैं, बाकी पीछे का पार्ट चलेगा। चलो एक बार डेटा समझ लो। मिस्टर एक्स ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का। डेट दे रखी है आपको 1 अक्टूबर 2001, 10% पर एनम पे, कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसका 2022 में। ये मिस्टेक लग रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए कंडीशन ही 5 साल की है, 20 साल से घर बना रखा है। नहीं नहीं, वो 21 होगा, 2001 नहीं। जो 1 अक्टूबर लिखी है ना डेट, वो 2021 है, क्योंकि उसमें अपन ने देखा था कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के लिए 5 साल की डेडलाइन होती है। वो टाइपिंग एरर है, सम्स को पुराने सम होते हैं ना, यही चलते रहते हैं। इसमें हर साल के है ना डेट अपडेट कर देते हैं, डेटा वही रहता है। 1 अक्टूबर 2021 से होना चाहिए वो। फिर भी देखें इनके सॉल्यूशन के हिसाब से सम बनेगा क्या। नहीं यार, पीछे कुछ अलग ही चल रहा है, डेट्स की मिस्टेक है पूरे सम में। रुक जाओ। नहीं, पर फिर वो जाएगा कहाँ तक वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 21 है और हाउस कंप्लीट है 22, तो फिर कंस्ट्रक्शन पीरियड तो 5-6 महीने का ही रह जाएगा, और यहाँ इनका अलग जा रहा है। जाने दो, अपन क्यों ठीक करे, कोई दूसरा सम देख लेंगे। कैंसिल करो इलस्ट्रेशन 19, उनकी मिस्टेक सुधारने थोड़ी बैठेंगे। जाने दो, डेटा में मिस्टेक है इसलिए कैंसिल करा रहा हूँ, मुझे टाइप तो अपन ने किया होगा। सही टाइप का क्वेश्चन था, अगर डेटा सही होता तो आराम से सॉल्व हो जाता। 20 बाकी रखा था, दिया था, फिर 21 हो गया, 22 बाकी रखा था। अब बन जाएगा वो 22 वाला। उसमें लास्ट में बिजनेस इनकम वो सब डाल दिया, वो ठीक है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। अभी जो पॉइंट्स बताए ना, रिपेयरिंग और सब थोड़ा बहुत आएगा, अब हो जाएगा 22 में, कुछ क्वेरी नहीं आएगी। एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। 23 24 हो गया, बन गए वो। ठीक है, तो सारे सम्स कंप्लीट। तो हाउस प्रॉपर्टी अपना यहाँ पे टॉपिक जो है वो पैक है। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लो, फिर नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और वो सेशन भी लाइव वाला नया ही स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि 2 वीडियो अलग बन जाएंगे। तो फिर नया चैप्टर मिड लेक्चर स्टार्ट होता है। लाइव वाले भी आप लोग 5 मिनट में वापस आ जाओ, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर।